नाउ तो अब चेक करना है इसको ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना, लिखने का मैथड समेत। ट्रांजिटिव लेट A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। ट्रांजिटिव होने के लिए अपने को पहले A comma B R को बिलोंग करता है एंड B comma C भी R को बिलोंग करता है, ये एज्यूम करना होता है। ये डेफिनेशन यही है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड एलिमेंट थर्ड से रिलेटेड है। उसके बाद अपने को ये चेक करना होगा कि क्या एलिमेंट नंबर 1 ए एलिमेंट नंबर 3 सी से रिलेटेड है या नहीं। अभी अपन ने ये एज्यूम किया है ना। अब आपको साथ में ये भी लिखना है कि ए बी सी जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो वो कौन से सेट के हैं, वो किस तरह के हैं। कॉमा लगा के आप लिखो कि आप ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर्स है। क्वेश्चन में गिवन था आपको कि जो आपने नंबर्स लेने हैं वो सब नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये स्टेप 1, लेट A comma B belongs to R, B comma C belongs to R। अब इनका मीनिंग लिखेंगे, that implies अगर A comma B belongs to R है तो इसका मीनिंग जैसा क्वेश्चन में लिखा है, B is divisible by A, B comma C belongs to R से बनेगा C is divisible by B, A comma B R को बिलोंग करता है, इसका मतलब B is divisible by A, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, ये क्वेश्चन में गिवन था, उसी को आपने यहां दे अप्लाई किया। B कॉमा C बिलोंग्स टू R मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है। ये कहां से आया? गिवन से, क्वेश्चन की लाइन से जो आपको गिवन है वहां से लिखा। एनी डाउट यहां तक पहले लिखने का मेथड? ओके, अब आपको इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन बनाते हुए, लैंग्वेज नहीं। अब ये नहीं लिख दोगे नीचे डायरेक्टली दैट इंप्लाइज ए इज डिविजिबल या कुछ भी नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों, पूरा स्टेप। अब आप याद करो, B इज डिविजिबल बाय A का क्या मतलब हुआ? A से B को डिवाइड करने पर यहाँ क्वेश्चन आएगा, कुछ कितनी बार डिवाइड जाएगा मालूम नहीं, लेकिन रिमाइंडर तो 0 होगा। और आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, क्वोशिएंट मालूम नहीं क्या है, कुछ भी, सपोज m मान लेते हैं, n कुछ भी, आप p q कुछ भी, अपने 10th में भी पढ़ा था रियल नंबर्स में। b इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट a इनटू m, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, प्लस रिमाइंडर 0। तो क्या लिखूंगा? इक्वेशन बनाते हुए मैथमेटिकल फॉर्म में इस लाइन का मीनिंग सेंटेंस का, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू am, where b is the dividend, a is the divisor and m is the quotient। b a से divisible है, ये इसका मतलब, b is divisible by a है। Any doubt? इधर भी यही, c is divisible by b मतलब b से c को डिवाइड करने पर यहाँ कुछ क्वेश्चन आया और रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ भी आप कोई भी सिंबल n यूज कर लो, q यूज कर लो, जो आपकी इच्छा है। तो क्या लिखो यहाँ पर? c इज इक्वल टू बी एन। क्लियर? ये क्लियर? और आप ये बता दो कि m और n क्या है? नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट भी, आंसर भी नेचुरल नंबर ही होगा, माइनस में नहीं हो सकता। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे लिखो, नाउ दैट इम्प्लाइज, मुझे ए का रिलेशन सी से करना है, ए और सी चेक करने हैं, ये देखना है कि क्या ए और सी आपस में रिलेटेड है कि नहीं। तो जो मीडिएटर है, जो बी है बीच में, उसको एलिमिनेट करना है, बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए और सी, बी की वैल्यू हटानी है, बी हटाना है। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इन इक्वेशन में से बी हटा दिया जाए। पहला, ये बी की वैल्यू है, उसको यहां से यहाँ बी की जगह यहाँ प्लेस कर दूं, यहां से बी की वैल्यू निकाल दूं c अपॉन n और दोनों को इक्वेट कर दूं। बी को वैल्यू को हटाना है, बी एलिमिनेट करना है, तो जैसा आपको इजी लगता है आपको ऐसा भी। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू इसमें यहाँ बी की जगह रख दिया,
दैट इम्प्लाइज C इज इक्वल टू B की जगह AM और N का N, रीजन बिकॉज B इज इक्वल टू AM। ये स्टेप क्या करना है, मुझे B को एलिमिनेट करना है, B को हटाना है, क्योंकि A और C का रिलेशन ढूंढना है। तो मैंने B की वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है। और अब ये ऐसा हो गया, देयरफॉर C इज इक्वल टू M और N मल्टीप्लाई कर दो, MN और A, या A पहले MN बाद में कैसे भी लिख दो, AMN ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आप इसको ऐसे पढ़ो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ये क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर है ही नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। तो इसको अब वापस से लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज थी, ये लाइन थी, इसको मैथमेटिकल में लिखा, तो मैथमेटिकल इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अब इसको वापस में क्या लिखूं, देयरफॉर C क्या है, डिविडेंड है, A क्या है, डिवाइजर है, रिमाइंडर क्या है, 0 है, मतलब C इज डिविजिबल बाय A। इससे क्या मिला, दैट इंप्लाइज C इज डिविजिबल बाय A। वापिस सेंटेंस, एनी डाउट यहां तक? C इज डिविजिबल बाय A। अब वो जो एरो थे, डबल एरो, उसका मीनिंग देखो, A कॉमा B बिलोंग्स टू R का मतलब होता है B इज डिविजिबल बाय A। अब उल्टा, B इज डिविजिबल बाय A का मतलब होता है A कॉमा B बिलोंग्स टू R। जब ये लिखा है तो आप सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस लिखा है तो वापस पेयर बनाओगे। अब मैंने इसको वापस पेयर बनाया, पेयर कैसे बनाऊं, A कॉमा C बनाऊं कि C कॉमा A, वो आप यहां देख लेना। B इज डिविजिबल बाय A में A यहाँ, B बाद में, जो डिविजिबल है वो बाद में। यहां से मुझे क्या मिला, दैट इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R, A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ये मुझे इस लाइन का मीनिंग, खत्म, यहाँ पे खत्म करना है। डेफिनेशन याद कर लो, AB बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R, हेंस R इज ट्रांजिटिव। ये अपनी डेफिनेशन है। तो वही पूरा स्टेप्स अपन ने लिए, लास्ट में यहाँ पे एंड किया। नाउ कंप्लीट प्रूफ। कहीं पे कोई नंबर पर्टिकुलर n 2 5 6 9 8 4 कुछ नहीं लिया, पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल है और पूरा कंप्लीट स्टेप्स के साथ विद रीजन कौन क्या है सब बताओ। नंबर्स कहाँ से लिए गए हैं, जो डिवाइड गया वो कितनी बार गया, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए। और लास्ट में हेंस R इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर फाइनली R इज ट्रांजिटिव। ये अपना आंसर। अलग अलग चेक करना था, अभी इक्विवेलेंस की बात नहीं थी तो मैंने तीनों को अलग अलग चेक कर लिया। रिफ्लेक्सिव है, एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 10 5 से डिविजिबल है, लेकिन इसका उल्टा 5 10 से डिविजिबल नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया। ट्रांजिटिव है इसलिए थ्योरेटिकल लिखा। यस, क्या है एग्जाम्पल के साथ, ओके एग्जाम्पल मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल पार्ट में एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं देने, आप चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, (20,4) सपोज बिलोंग्स टू R। सही है गलत है आप बताओ। 20,4 बिलोंग्स टू R, क्या ये सही है? रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस से डिवाइड होना चाहिए। 4 इज डिविजिबल बाय 20 पढ़ोगे आप इसको। आप ऊपर फर्स्ट लाइन देख लेना, AB बिलोंग्स टू R मतलब B इज डिविजिबल बाय A है। तो 20,4 का मतलब हो गया 4 इज डिविजिबल बाय 20, गलत है अभी। तो अब मैंने इसको ऐसे लिखा 4,20। अब हो गया इसका मीनिंग क्या, 20 इज डिविजिबल बाय 4, करेक्ट है। क्या लिखा मैंने, 20 इज डिविजिबल बाय 4। अब सही है क्या ये? अब लाइन सही लिखी है क्या? ओके। अब मैंने 20 से, अब 20 को फर्स्ट प्लेस पे लिख के और यहाँ एक नंबर लिखा। जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वो नंबर
20 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो वो R को बिलोंग करेगा। ये नंबर यहाँ कॉपी करना है, कंपलसरी है, और यहाँ आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन वो नंबर यहाँ जो लिखोगे वो 20 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर में 20 का डिवाइड जाना चाहिए। तो यहाँ आपने 60 लिख दिया मान लो, तो बन गया 20,60 और लैंग्वेज हो गई 60 इज डिविजिबल बाय 20। ये सेंटेंस हो गया। क्या ये सही है सेंटेंस? यस सर। और अब आप यहाँ से फर्स्ट और ये दोनों मिला के जो पेयर बना रहे हो वो हो गया 4,60 और लैंग्वेज बन गया, सेंटेंस बन गया 60 इज डिविजिबल बाय 4 विच इज करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल से वेरीफाई हुआ कि ये ट्रांजिटिव है। अभी इस एग्जाम्पल ये शो नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्पल तो इनफाइनाइट होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, यहाँ जो भी नंबर आप लिखोगे वो इस नंबर का मल्टीपल होगा, 4 into 5 करके यहाँ आएगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। फिर ये नंबर आप यहाँ लिख दोगे और यहाँ जो नंबर लिखोगे वो इसका मल्टीपल होगा, इसका। तो नेचुरली इन दोनों में रिलेशन मल्टीपल्स का ही होगा। 4 into 5 20। अब आगे जो 20 के आगे जो लिखोगे वो नंबर 20 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, यानी उसमें 20 का डिवाइड जाएगा। जब 20 का जाएगा तो नेचुरली 4 का जाएगा, क्योंकि 20 खुद 4 से डिविजिबल है, इसलिए आपका ये कभी फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, यस। अगर आप हाँ, अगर आपने थ्योरेटिकल के साथ साथ कोई एग्जाम्पल दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने केवल एग्जाम्पल लिखा तो मार्क्स कटेंगे। जैसे ये लिख दिया और बोला यस इट इज ट्रांजिटिव, रॉन्ग, आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पूरा गलत। आप कहोगे हमने कुछ तो लिखा है, नहीं कुछ नहीं, इस एग्जाम्पल से ले। हाँ, जो मैंने पूरा स्टेप लिखा उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल करके आपको एग्जाम्पल लिख दो, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका आंसर है कि ट्रांजिटिव नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल कोई सा भी जिससे प्रूफ होता होगा ट्रांजिटिव नहीं, वो लिख दो, चलेगा। नॉट के केस में चलेगा। जैसे आपको कल बोला था ना कि अगर आपको फेल होना है एग्जाम में, आपकी इच्छा है, बहुत दिन हो गए फेल नहीं हुए, हर बार पास होते जा रहे हैं, केजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बिना रुके पास होते हुए पूरा कंप्लीट आगे तक गए, अब 12th में एक बार फेल होके दिखाना है, तो आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट चूज करो, कोई भी एक, ओनली वन, और उसमें फेल हो जाए, बात खत्म। बाकी सब में पूरे मार्क्स लिया ना चलेगा, केवल एक सब्जेक्ट में ब्लैंक कॉपी दिया हो, आता सब है लेकिन आपकी इच्छा हो रही है मेरे को फेल होना है, तो एक सब्जेक्ट में ब्लैंक कॉपी दिया, बाकी सब में पूरा कर जाओ, फेल तो फेल हो गए। यानी फेल होने के लिए तो एक ही सब्जेक्ट बहुत है आपके लिए। तो इसी तरह फॉल्स प्रूफ करना है, गलत प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल दे दो, बहुत है। लेकिन अगर ट्रू प्रूफ करना है, पास होना है, सब में पास होना पड़ेगा, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंट्स में भी, इंग्लिश में भी, सब में। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज ट्रू प्रूफ करनी है तो एग्जाम्पल देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बहुत सारे। तो इसलिए आप केवल एग्जाम्पल नहीं कर सकते हो। ठीक है, बोलो, अब बोलो, कोई डाउट और? क्लियर है? तो फाइनल आगे चले। ये क्वेश्चन कंप्लीट। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। कैसे लिखते हैं थ्योरेटिकल, वो आपके सामने आया। Now next question is second part है L1 related to L2, that implies L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। एक जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होती है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो लाइंस का एक सेट बना दिया अपन ने, और ये रिलेशन है, 2 लाइंस आपस में रिलेटेड हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई लाइन AB ये आपने ड्रॉ करी, ये लाइन अनदर लाइन ड्रॉ करी CD, ऐसे मान लो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी EF, तो हम बोलेंगे AB लाइन CD से रिलेटेड है, AB रिलेटेड टू CD, AB कॉमा CD बिलोंग्स टू R, बट AB कॉमा EF डज नॉट बिलोंग टू R बिकॉज AB EF के पैरेलल नहीं है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पैरेलल का रिलेशन है
ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करके बताना है। सोचो वन बाय वन। पहले रिफ्लेक्सिव, तीनों सर होगा सर। रिफ्लेक्टिव है, तीनों है। हाँ ओके एक सेकेंड, एक तो एक का बोलो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यस सर है। ओके और कौन बता रहे हैं, एक एक करके और कौन बोलेगा। रिफ्लेक्सिव, यस सर रिफ्लेक्टिव है। सर सिमेट्रिक भी है। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करो केवल, फिर आगे देखेंगे। ओनली रिफ्लेक्सिव है सर। और कोई। यस सर रिफ्लेक्सिव। क्या एक लाइन जो मैं लिखूंगा वो सही है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, ओके रिफ्लेक्सिव, केवल एक रिफ्लेक्सिव, यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस बिकॉज वी नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। L1 इज पैरेलल टू L1, L2 is parallel to L2, line PQ is parallel to PQ, line XY is parallel to XY, X-axis is parallel to X-axis, Y-axis is parallel to Y-axis and so on. जितने आपके लाइन हैं सब सोच लो। क्या ये लाइन करेक्ट है। सेंटेंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सही है। हर लाइन खुद Yes, sir. यस सर। ओके बस तो ये रीजन में लिख लो। यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्सिव हेडिंग और ये लाइन लिख दो। रिफ्लेक्सिव हेडिंग रीजन बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट implies L1 comma L1 belongs to R and therefore R is reflexive. ये आपका फर्स्ट स्टेप। रीजन हमको मालूम है हर लाइन खुद के पैरेलल है, यानी हर लाइन खुद से रिलेटेड है और उसको आप ऐसे सिंबल में ऐसे दे दो। ठीक है आगे चले। सिमेट्रिक, यस सर है। यस सर। यस सर है। यस सिमेट्रिक है बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2। अब L2 और L1 की पोजीशन चेंज करो तो L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। इफ L1 is parallel to L2 then L2 is always parallel to L1। नाम में कुछ नहीं है, कैसे भी AB is parallel to CD, that means CD is also parallel to AB, एक ही बात है। आपने बोला ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ये बोला, मैंने कहा ठीक है आप इनके लिख के बताओ। किसी ने AB is parallel to CD लिख दिया, किसी ने CD is parallel to AB लिख, एक ही बात है। आप यही कहने जा रहे हो इनडायरेक्टली दोनों आपस में पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है एक ही बात है ना। तो उसको आप लिखोगे कैसे। यस हुआ आंसर, सिमेट्रिक है और लिखने का मेथड ये सिमेट्रिक है इसलिए। थ्योरेटिकल, लेट L1 comma L2 belongs to R, that implies सेंटेंस बना दो L1 is parallel to L2। क्वेश्चन में से लिया गया जो क्वेश्चन की लाइन थी। अब आप क्या करो, इसको इधर और इसको इधर ले जाके एक नया सेंटेंस फॉर्म करना और फिर चेक करना कि क्या वो सेंटेंस सही है। अगर सही है तो सिमेट्रिक है, अगर आपको लगता है जो न्यू सेंटेंस बना वो गलत हो गया, गलत रिजल्ट पे आ गए तो फॉल्स। फॉल्स मतलब नॉट सिमेट्रिक। बस मैंने इंटरचेंज करके एक लाइन लिखी, दैट इम्प्लाइज L2 इज पैरेलल टू L1। अब सोचा कि ये सेंटेंस जो बनाया ये सही है, सही है, तो इसके बाद मैं वापस पेयर बना देता हूं। देयरफॉर L2 L1 बिलोंग्स टू R, और यहां से शुरू करके यहां खत्म करने का मतलब R इज सिमेट्रिक। डेफिनेशन ऐसे, क्लियर क्लियर। चलो अब ट्रांजिटिव, L1 इज पैरेलल टू L2, यस सर। L2 इज पैरेलल टू L3, यस सर। है ना, ठीक है करेक्ट। ट्रांजिटिव चेक करें यस और नो लिखने का मेथड। ट्रांजिटिव लेट L1 L2 belongs to R
L2, L3 belongs to R. Now meaning इसका therefore L1 is parallel to L2. अब इसका meaning L2 is parallel to L3. ये हो गया. अब आपको L1 और L3 का रिलेशन सोचना है. अगर अपन इसको किसी इक्वेशन फॉर्म में बना सकते होंगे तो पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर सेकंड वाले को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकल है, इनसे तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं. तो आपको बस L1 और L3 का रिलेशन देखना है. तो हम कह सकते हैं therefore L1 is parallel to L2 is parallel to L3. तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते आए हमेशा, है ना. और फिर आपने L2 हटा दिया तो L1 is parallel to L3 कर दिया और वापस पेयर बना दिया. L1, L3 belongs to R and therefore R is transitive. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट कुछ नहीं, एक ही लाइन में सब कुछ नहीं करना. R is transitive and hence it is an equivalence relation. करेक्ट. तो ये इक्विवेलेंस का एग्जाम्पल है. तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है. एनी डाउट? लिखने का मेथड सब क्लियर? ओके. अब इसका अपन चेंज कर देते हैं कंडीशन को. L1 L2 लाइंस के ऊपर ही ऐसे कर दो. L1 is perpendicular to L2. थर्ड पार्ट कर लो. चलो, ये आपके पास कंडीशन है. पूरा लिखो क्वेश्चन तो ऐसे लिख लो. L1 related to L2, that implies L1 is perpendicular to L2. अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो L1, L2 R को बिलोंग करेगा, वो आपस में रिलेटेड होंगे. अब बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं? यस सर, रिफ्लेक्सिव है. Yes, sir. है. Yes, sir. यस सर है. सोच लिया? नो सर नहीं है. वापस सोच लो. अच्छा, No, ये sir, नहीं अच्छा है. ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ो. एक लाइन ड्रॉ करी आपने, ए बी कर दी. ए बी लाइन बना दो. अब वापस से ए बी लाइन बनाओ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक ही लाइन, दोनों सेम होनी चाहिए. एक ही लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. करेक्ट? रॉन्ग. लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सेंटेंस वन सोचना सही है गलत नहीं तो ये सोचो. वी नो दैट x axis is perpendicular to x axis. सही है? y axis परपेंडिकुलर होती है y axis पर. सोचते जाओ. No, sir. नो सर. और जनरल एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है. सोचो, जब दो लाइन सेम होंगी तो उनके बीच में एंगल 90 का नहीं होगा, 0 डिग्री होगा. अगर ए बी और ए बी दो लाइन्स हैं, सेम नाम सेम लाइन है, तो उनके बीच में एंगल 90 नहीं होगा, 0 डिग्री होगा. और 0 डिग्री एंगल होने का मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है. परपेंडिकुलर वो लाइन्स होती है जिनके बीच में 90 का एंगल है. तो मैं कह सकता हूं क्या एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? यस और नो? No, sir. नो सर. नो सर. नहीं. तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. लिखूं? समझ में आया या कोई डाउट? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. रीजन में वही लिखेंगे. क्या लिखोगे? फर्स्ट हेडिंग रिफ्लेक्सिव, बिकॉज a line cannot be perpendicular to itself. Perpendicular to itself. कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है. एंड देयरफॉर L1, L1 does not belong to R. इसलिए सेम नंबर का L1 का पेयर R को बिलोंग नहीं करेगा. बस खत्म. एक भी पेयर मिसिंग होते ही नॉट रिफ्लेक्सिव. देयरफॉर R is not reflexive. बोलो, कोई डाउट? R is not reflexive. चले आगे. अब सिमेट्रिक पे आ जाओ. सिमेट्रिक है या नहीं? यस सर है. यस है. यस सर है. Yes, sir. है. AB is perpendicular to CD. AB और CD के बीच में 90 डिग्री का एंगल है.
and that means angle between the line CD and AB is also equal to 90 degree. If AB is perpendicular to CD, that means CD is also perpendicular to AB. एक ही बात है. आपने perpendicular की कंडीशन में AB को CD के perpendicular लिखा या CD को perpendicular to AB लिखा, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एंगल तो दोनों के बीच में 90 हुआ कैसे भी. तो यह सिमेट्रिक तो है, रीजन लिखते हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक है. Let L1, L2 belongs to R. That implies L1 is perpendicular to L2. लिख दिया. अब मैंने इसको रिवर्स करके लिखा तो मुझे मिला but that implies L2 is also perpendicular to L1. लिख सकते हैं. Therefore पेयर बना के L2, L1 belongs to R, and therefore R is symmetric. ये हुआ अपना पार्ट नंबर 2. सिमेट्रिक है. एनी डाउट? सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव बोलो. No, sir. L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3. Therefore, the relation between L1 and L3 is two-dimensional. Parallel. Parallel. Yes, correct. Two-dimensional geometry की बात हो रही है यहाँ पे ना, इसलिए three-dimensional नहीं. तो three-dimensional में तो हो सकता है. Let L1, L2 belongs to R. L2, L3 belongs to R. That implies, इसका मतलब हुआ L1 is perpendicular to L2, and इसका मतलब हुआ L2 is perpendicular to L3, but L1 is not perpendicular to L3. ये रिजल्ट हमने निकाला. That means L1, L3 does not belong to R लिखा, and that implies R is not transitive. ये आंसर क्लियर? सबको क्लियर? तो मेरे पास जो पहले आया था आंसर, ये केवल सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल सही था. ठीक है. आप में से एक ने, विशाखा ने दिया था आंसर ओनली सिमेट्रिक. यस, करेक्ट, बिल्कुल. ये केवल सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ओनली सिमेट्रिक. पैरेलल वाला तीनों होगा. क्लियर? चले आगे. कोई डाउट और कुछ पूछ किसी को? नहीं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सपोज यहां पर आपके पास एक रिलेशन सेट ए है, नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. 13, 14 तक के नंबर्स हैं सेट में, ए सेट में. और यहां पर आपको एक रिलेशन है R इज इक्वल टू x, y पेयर्स हैं. ये रिलेटेड है एक इक्वेशन से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये इस तरह का एक रिलेशन है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स करने के बाद सेकंड एलिमेंट माइनस कर दिया जाए, और अगर आंसर 0 आ जाए तो 2 एलिमेंट जो आपने लिए फर्स्ट और सेकंड, वो रिलेटेड होंगे, वो आपस में रिलेटेड होंगे. तो आप मुझे ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या पहले आप मुझे कोई दो तीन पेयर बता सकते हो, जैसे x की y की वैल्यू या x की वैल्यू. सपोज x की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 1. तो ये 3 into 1 3 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 0. तो नेचुरली y की वैल्यू 3 होगी. तो मेरे पास जो पेयर होगा वो 1, 3 होगा, जो कि अपना R को बिलोंग करता है. इसको 3 से इंटू करके इसको माइनस करने पर आंसर 0 आ रहा है, इसलिए 1, 3 सही है. तो अब आप मुझे ये बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं? No, sir.
नहीं, रिफ्लेक्सिव y की जगह आप x लिख जाओ रिफ्लेक्सिव के लिए, दोनों सेम होते हैं, तो आंसर अगर 0 आ गया तो सही होगा, नहीं होगा। 1,1 अगर मैंने पेयर बनाया तो 1 को 3 से इंटू करने पर 3 हो जाएगा, और सेकंड प्लेस पे 1 है, माइनस करूंगा तो नहीं आएगा। सेम नंबर हो ही नहीं सकते, किसी एक नंबर को तो आपने 3 से इंटू कर दिया, दूसरा नंबर वही रख दिया और दोनों है सेम, तो नेचुरली 0 आ ही नहीं सकता कभी, है ना। तो अपन कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये कहते हुए। रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप एग्जाम्पल लिख दो, या यहाँ पर y की जगह x डाल के दिखा दो कि आंसर 0 नहीं होगा। कैसे भी कर सकते हो आप। लेट मान लेते हैं कोई भी एक पेयर सेम नंबर का 2,2 बिलोंग टू R है, मान लेते हैं, सपोज कर लिया अपन ने, एग्जाम्पल शो करें, लेट 2,2 R को बिलोंग करता है। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ रखी x और y की जगह, 3x माइनस वाई कैलकुलेट किया, 3 इंटू 2 माइनस 2, तो मेरा आंसर 4 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, और वो आंसर 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैंने जो ये सपोजिशन किया है गलत है। दैट इम्प्लाइज 2,2 डज नॉट बिलोंग टू R, एंड दैट इम्प्लाइज R is not symmetric, sorry reflexive, R is not reflexive। ये हुआ एग्जाम्पल के द्वारा आपने शो कर दिया। ये बताओ पहले यहां तक कोई डाउट? ओके, नाउ तो अपना आंसर क्या हुआ इसका कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्लियर। अब सिमेट्रिक है कि नहीं, उसके लिए मैंने आपको बोला कि अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो आंसर 3 आया। 1 और 3, 1,3 बिलोंग्स टू R है, उल्टा 3,1 R को बिलोंग करेगा के लिए वो आपको देखना है। क्या मैं x की जगह 3 और y की जगह 1 रख दूं तो भी आंसर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं आए, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं होगा, उसके लिए आप ऐसे ले लो। पहले आपने x की कोई वैल्यू ले ली सिमेट्रिक के लिए, एग्जाम्पल के रूप में चले। नाउ सिमेट्रिक, लेट x इज इक्वल टू 1 सपोज, तो मुझे मिला 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, एंड रिजल्ट हुआ 1,3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब 1,3 R को बिलोंग करता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स करने पर अब क्या करोगे, उल्टा करके चेक करो। नाउ लेट रिवर्स 3,1 बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं कि इसका रिवर्स पेयर 3,1 R को बिलोंग करता है, मान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ x की जगह 3, y की जगह 1 रखने पर 0 आना चाहिए। दैट इम्प्लाइज x की जगह 3, 3x माइनस वाई कैलकुलेट करने जा रहे हो। नाउ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 8, और 8 आने का मतलब नॉट इक्वल टू 0। Therefore our supposition is wrong। 3,1 does not belong to R। 3,1 does not